भौतिकी के मूल तत्व वीडियो व्याख्यान श्रृंखला में मेरे इस तीसरे व्याख्यान में 1वीं में शुद्ध गतिकी का भाग 2 प्रस्तुत करूंगा। और इस व्याख्यान में हम भौतिक राशियों के महत्व और एक भौतिक राशि के रूप में लंबाई का वर्णन, उसमें क्या बिंदु महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं व्याख्यान की शुरुआत इस उद्धरण से करना चाहता हूं जो सेविल के संत इसिडोर ने कहा है कि सभी चीजों से उनकी संख्या ले लें और सभी नष्ट हो जाएंगे। बात बहुत पहले कही गई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर भौतिक राशियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक राशियों के संदर्भ में इस व्याख्यान के बाद हमें स्पष्ट होगा कि किसी भी भौतिक राशि के वर्णन में उसके संख्यात्मक मान का महत्व है। यद्यपि संख्यात्मक मान जिस मात्रक का आपने चयन किया है वर्णन के लिए उस पर निर्भर करता है, परंतु अगर संख्यात्मक मान शून्य कर दिया जाए तो वो बात महत्वपूर्ण नहीं रहेगी या महत्वहीन हो जाएगी। इस व्याख्यान को शुरू करने के पहले ये उचित होगा कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में जो बातें कही गई थी उसके बारे में पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करूं। पिछले व्याख्यान में हमने एक न्यूटोनियन कण की संकल्पना के बारे में चर्चा की थी। ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, काल्पनिक निकाय है, लेकिन ये एक सरल निकाय है और इसलिए हमने इसका चयन एक भौतिक निकाय के रूप में अध्ययन के लिए किया था। और सबसे पहले हमने 1 शुद्ध गतिकी की चर्चा करने का निर्णय किया था। लेकिन 1 शुद्ध गतिकी किसी भी कण का वर्णन करने के लिए हमें गणित की कई शाखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। उनमें से कई शाखाएं हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है यूक्लिडियन ज्यामिति, संख्या प्रणाली, कई प्रकार की संख्याएं हैं, उसमें से विशेष महत्व है वास्तविक संख्याओं का। भौतिकी के पाठ्यक्रम में वास्तविक संख्याओं का पूर्ण ज्ञान और अच्छी समझ होना आवश्यक है। इसके बाद जो गणित की शाखा विकसित हुई बीजगणित, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे पाठ्यक्रम में इस स्तर पर हो जाएगा कि बीजगणित और यूक्लिडियन ज्यामिति को बीच में संबंध स्थापित करके जिस नई गणित की शाखा का विकास रेने डेकार्त ने किया, जिसे हम कार्तिकेय ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ये हमारे लिए इस अध्ययन में बहुत ही अधिक सहायक होगी और इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसी तरह से जो हम आकाश की और समय की अवधारणा करेंगे उसमें यूक्लिडियन स्पेस की अवधारणा का इस्तेमाल हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। तो ये सभी गणितीय शाखाओं का ज्ञान हमारी सैद्धांतिक ढांचे को समझने के लिए आवश्यक है। इसके पहले हमने ये भी स्पष्ट किया था कि जो भौतिकीय निकाय है उन भौतिकीय निकायों के गुण विशेषताएं और अभिलाक्षणिक जो है वो गुणात्मक रूप से भी कई बार बताई जाती हैं, लेकिन महत्व उन भौतिकी विशेषताओं गुण या अभिलाक्षणिक का है जिनका वर्णन भौतिकीय निकायों का वर्णन संख्यात्मक मान के साथ किया जाता है या जिन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। ये भौतिक राशियां भौतिकीय निकायों की अवस्था के वर्णन में, उनके अवस्था में होने वाले परिवर्तन के वर्णन में, उनके अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनको शासित करने वाले नियमों के वर्णन में सब में सहायक होती है। क्योंकि जो हम देखेंगे कि आगे भौतिकी के पाठ्यक्रम में भौतिकी के नियमों और कई बातों को व्यक्त करने के लिए जो समीकरण काम में लिए जाते हैं, जो विश्लेषण काम में लिए जाते हैं, उन सब में भौतिकी राशियों का प्रयोग या उपयोग होता है। तो भौतिक राशियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक राशियों के बारे में पिछले व्याख्यान में, प्रथम व्याख्यान में मैं ये बता चुका हूं कि एक भौतिक राशि से संबंधित ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उसकी विमा क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसका संख्यात्मक मान क्या है। विमा, मात्रक और संख्यात्मक मान का महत्व इस व्याख्यान में और स्पष्ट होगा। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उसका टेंसेरियल कैरेक्टर कैसा है या क्या है, और टेंसेरियल कैरेक्टर में वो राशि अदिश है या सदिश है या अदिश और सदिश से भिन्न लेकिन उन्हीं की तरह की जो अवधारणा है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे, 2 या 2 से अधिक रैंक की टेंसर है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या भौतिक राशि को बिना किसी निर्देश तंत्र के
वो बताया जा सकता है निर्देश तंत्र के निरपेक्ष है, या वो निर्देश तंत्र पर आधारित उसका वर्णन होता है और इसलिए वर्णन निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। ये बातें भी महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में हम लंबाई को एक उदाहरण के तौर पर लेकर के इनसे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लंबाई एक उदाहरण है, और मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछता है या मुझसे कोई प्रश्न पूछता है कि आपकी ऊंचाई क्या है, तो मेरा तो जवाब होगा मेरी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। जब मैंने ये कहा मेरी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, तो मेरी ऊंचाई एक भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का मैंने वर्णन किया। ऊंचाई वो भौतिक राशि है जिसकी विमा लंबाई की है। ऊंचाई जो मैंने बताई है उसका संख्यात्मक मान 170 है, और उसका जो मात्रक मैंने बताया है सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर है। तो मेरी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। आपको ये 3 सूचनाएं देती है कि संख्यात्मक मान 170, मात्रक सेमी, और ऊंचाई के बारे में पहले ही पता होना चाहिए व्यक्त करने के पहले कि ऊंचाई जो राशि परिभाषित की गई है किसी व्यक्ति की, वो लंबाई की विमा रखती है, और इसलिए लंबाई की विमा से जैसी सभी राशियों का जो वर्णन है उसी तरह के मात्रक, और उसी मात्रक को जो लंबाई का मात्रक है उसको प्रयोग में लेकर के संख्यात्मक मान का मापन करके और किया जा सकता है। यद्यपि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं अपनी ऊंचाई को 170 सेंटीमीटर बताने के बजाय कह सकता था कि मेरी ऊंचाई लगभग 5 फीट 7 इंच है। और यहाँ पर एक त्रुटि दिख रही है कि 7 इंच के बाद जो है वो डबल प्राइम लगेगा, 5 सिंगल प्राइम 7 डबल प्राइम, जैसा कि स्लाइड पर लिखा गया है। तो 5 फीट 7 इंच है। ये जो वर्णन मैंने अपनी ऊंचाई का किया है, बात वही ऊंचाई की है, विमा अभी भी लंबाई की है, लेकिन मात्रक बदल दिया है, और मात्रक बदल देने से जो इकाई, उस नए मात्रक के कारण, उस नई इकाई के कारण मान जो है संख्यात्मक वो भी परिवर्तित हो गया है। एक दृष्टि हम ऐतिहासिक तथ्यों पर भी डाल सकते हैं। पुरातत्व जो विशेषज्ञ हैं, पुरातत्व के विशेषज्ञ, उनका मानना है कि मिस्र में रहने वाले, प्राचीन भारत में रहने वाले और मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों ने प्राचीन समय में लंबाई के मापन के लिए क्यूबिट का प्रयोग किया। एक क्यूबिट जो है कोहनी से लेकर के मध्यमा उंगली के छोर तक की दूरी को कहते हैं, और उस मात्रक का उपयोग किया। लेकिन अन्य सभ्यताओं में रोमन और यूनानी लोगों ने जो है फुट का प्रयोग किया, और आज आप जानते हैं कि 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर माना जाता है, और आप में से किसी का भी जो पांव की लंबाई है वो 12 इंच नहीं होगी। लेकिन यह सत्य है कि फुट की जो अवधारणा बनाई गई वो इसी फुट से प्रेरित है। और जहां तक मैं जानता हूं कि मेरा जो जूता है उसकी साइज 7 है, और 7 साइज का भारत में जो जूता मिलता है, भारतीय 7 साइज, उस जूते की जो लंबाई है वो 9.875 इंच होती है। जो साइज की जो माप है वो 9.875 इंच या 25.1 सेंटीमीटर होता है। हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यता में भी ब्रांज युग के समय के दौरान के भी सिंधु घाटी के शहरों में, सिंधु शहरों में जिन मात्रकों का प्रयोग किया गया उनकी जानकारी भी मिलती है, पर वो वर्तमान में जो 1 फुट प्रचलित है उससे भिन्न है। तो लंबाई एक भौतिक राशि के रूप में उससे हमारा परिचय बहुत प्राचीन है, लेकिन प्राचीन समय में जिन मात्रकों का प्रयोग किया गया और जिस तरह से वर्णन किया गया उसको वर्तमान समय में उचित नहीं माना जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिक समुदाय ने, भौतिक विज्ञानियों ने और वैज्ञानिक समुदाय ने तय किया है कि एक निश्चित प्रणाली होनी चाहिए, ताकि विज्ञान में जो प्रकाशन होता है अनुसंधान का, और विज्ञान का जो साहित्य है, और विज्ञान का जो डेलिब्रेशन होता है, जो चर्चा होती है, उसमें समरूपता से और आसानी से एक दूसरों को समझ में आ सके। इसके लिए हमने एक मानक मात्रक प्रणालियों का, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक का विकास किया है। एसआई मात्रक की प्रणाली का विकास करने के पहले कई प्रणालियां भौतिक शास्त्र के साहित्य में आपको उनका उल्लेख मिलेगा, और वो प्रचलन में थी, और बहुत सारी बातें उन्हीं के रूप में अभिव्यक्त की गई हैं, जैसे कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड एक मैट्रिक पद्धति थी, और वो मैट्रिक पद्धति होने के कारण उसमें आसानी, वैज्ञानिक विश्लेषण में
वैज्ञानिक चर्चाओं में उसके आसानी रहती है। तो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली विकसित की गई है वो MKS का उसमें काफी योगदान या उससे प्रेरणा लेकर के की गई है। तो ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली 1960 के बाद प्रयोग में लाई जा रही है और इसको लगभग हम हमारे व्याख्यान में, सभी व्याख्यानों में इसी के आधार पर यथासंभव चर्चा करेंगे। ये बात की गारंटी नहीं है, कहीं कहीं पर हमें प्रचलित इकाइयों के बारे में भी चर्चा करनी होगी और उनका भी जिक्र व्याख्यान में आ सकता है, लेकिन जहां तक संभव होगा हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली तक अपने आप को सीमित रखेंगे। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली 1960 में विकसित होने के बाद ये भी बात समझ में आई कि विमा के लिए, और विमा का विशेष महत्व है, तो जितनी भी भौतिक राशियों की परिभाषाएं दी जाती हैं उन भौतिक राशियों की परिभाषाओं के देने के लिए भी एक प्रणाली विकसित की जाए। और सन 2009 में भौतिक राशियों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ISQ को स्वीकार किया गया। और ये जो प्रक्रिया है मात्रकों और विमा के बारे में जो विचार विमर्श और वैज्ञानिक चिंतन मंथन के बाद प्रणालियों को अपनाने की, ये प्रक्रिया में भी परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही 2019 में हमने देखा कि जो 7 मूल राशियां हैं उन 7 मूल राशियों के मात्रकों का निर्धारण, उनके जो मात्रकों का निर्धारण तो किया जा चुका है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अंदर, लेकिन उनके परिभाषाएं, उनके संख्यात्मक मान को सुनिश्चित करने के लिए ये तय किया गया कि भौतिकी के जो स्थिरांक है, फिजिकल कांस्टेंट है, उनका ही प्रयोग किया जाएगा और 7 मूल राशियों के जो मात्रक परिभाषित किए गए हैं वो भौतिकीय नियतांकों के संदर्भ में किए गए। ये नियतांक हैं निर्वात में प्रकाश की गति, सीजियम के हाइपरपाइन संक्रमण की आवृत्ति, प्लैंक स्थिरांक, प्राथमिक आवेश, बोल्ट्जमैन नियतांक, एवोगैड्रो नियतांक और ज्योति जो तीव्रता है उससे संबंधित देदीप्यमान प्रभावों, उत्पादकता से संबंधित एक जो नियतांक के CD है उसको प्रयोग में लेने का निश्चय किया गया। और ISQ और SI मात्रक के आधार पर ही हम हमारे व्याख्यानों में चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। तो भौतिक राशियों की ISQ ये प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में यह है कि भौतिक राशियों की संख्या देखें, जितनी भौतिक राशियों को परिभाषित करने की मेरी व्याख्यान श्रृंखला में आवश्यकता होगी वो संख्या काफी अधिक है। कुल भौतिक राशियां जो अभी तक परिभाषित की गई है वो संख्या बहुत अधिक है, अनंत नहीं है लेकिन बहुत अधिक है। तो एक हमें तय करना होगा कि भौतिक राशियों का वर्णन और भौतिक राशियों की परिभाषा देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए और उनकी विमा का वर्णन कैसे किया जाए। इसके लिए भौतिक राशियों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में यह तय किया गया कि 7 मूल राशियां चयनित की गई हैं, जो सभी संभावित भौतिक राशियों में से एक सबसेट बनाया। उस सबसेट में, उस उप समुच्चय में 7 मूल राशियों को लिया गया। ये मूल राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ऐसा माना गया या मानते हैं। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले तो लंबाई एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि है और समय एक मूल राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है उनको एक दूसरे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अन्य राशियां हैं, जैसे वेग आएगा, ऊर्जा आएगा, उनको व्युत्पन्न राशि माना गया और वो अन्य राशियां इन राशियों जो मूल राशियां हैं इनके विमाओं के संदर्भ में वो परिभाषित होंगी और उनके साथ ही उनके मात्रक जो है वो इन मूल राशियों के मात्रक के संदर्भ में सुनिश्चित हो जाएंगे। तो ISQ द्वारा 7 मूल राशियों का चयन किया गया है और इन 7 मूल राशियों के लिए एक सुसंगत मात्रक प्रणाली जिसमें कि मूल मात्रकों का उल्लेख है और मूल मात्रकों की परिभाषा है वो SI यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में विकसित की गई है। यहाँ पर मैं सारांश के लिए इसको एक टेबल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये टेबल में कॉलम है मूल राशि, राशि प्रतीक, विमा प्रतीक, SI मूल प्रतीक, SI मूल मात्रक प्रतीक। इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि लंबाई ले, लंबाई एक मूल राशि है। इसकी राशि प्रतीक को लिखते समय जो इंग्लिश करेक्टर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में स्मॉल l लिखना है, लेकिन वो इटैलिक्स में लिखना है। अगर किताब में छपेगा तो इटैलिक्स पर लिखना बिल्कुल स्पष्ट है। तो स्मॉल l इन इटैलिक्स राशि प्रतीक है मूल लंबाई का। कैपिटल L जो है वो विमा प्रतीक है और मीटर इसकी SI मात्रक है और इस मात्रक का जो प्रतीक रखा गया है वो स्मॉल m रखा गया है।
द्रव्यमान जो है इसका राशि प्रतीक जो है इटैलिक एम है, इसका विमा प्रतीक कैपिटल एम है, और इसका जो इकाई है मूल मात्रक है वो है किलोग्राम, और उस किलोग्राम को स्मॉल कैरेक्टर्स केजी के रूप में लिखा जाएगा। ये हमने तय किया। अब पर यहीं तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तीन प्रकार के एम इन दो राशियों के जिक्र में आ चुके हैं। एक तो स्मॉल एम जो है वो हम काम में ले रहे हैं एसआई में लंबाई की जो मात्रक है मीटर, उसके प्रतीक के तौर पर। एक हम इटैलिक्स में एम जो काम में ले रहे हैं वो द्रव्यमान के राशि प्रतीक के तौर पर, और एक हम कैपिटल एम काम में ले रहे हैं वो द्रव्यमान के विमा के तौर पर। तो भौतिकी के अध्ययन अध्यापन में ये बात बहुत महत्व रखती है, और जब भी आप पढ़े तो ध्यान से देखें, और एक सामान्य सी त्रुटि के कारण अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसी तरह से समय जो एक मूल राशि है, इसके लिए इटैलिक्स में स्मॉल टी प्रयोग होगा राशि प्रतीक के तौर पर, कैपिटल टी प्रयोग होगा विमा प्रतीक के तौर पर, सेकंड इकाई है जिसको स्मॉल एस से अभिव्यक्त किया जाता है। मुख्य तौर पर जो मेरे प्रारंभिक अभिव्याख्यान होंगे उनमें लंबाई, द्रव्यमान और समय इन तीन मूल राशियों के संदर्भ में परिभाषित अन्य व्युत्पन्न राशियों का ही उल्लेख आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हम विद्युतिकी, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व पर चर्चा करेंगे तो विद्युत धारा की मूल राशि का महत्व भी प्रकट होगा। विद्युत धारा की जो राशि प्रतीक है वो इटैलिक कैपिटल आई है, इसका विमा प्रतीक है वो कैपिटल ए है, इसकी इकाई एम्पियर, और इसका जो इकाई यानी मूल मात्रक जो है वो एम्पियर है, और मूल मात्रक का जो प्रतीक है वो भी कैपिटल ए है। उष्मागतिकी का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम उष्मागतिकी तापमान को परिभाषित करेंगे उष्मागतिकी के शून्य नियम के आधार पर। उष्मागतिक तापमान भी एक मूल राशि है, इसका राशि प्रतीक जो है वो इटैलिक टी है, इसका विमा प्रतीक जो है वो ग्रीक कैरेक्टर कैपिटल थीटा लिया गया है, और इसका एसआई मूल मात्रक जो है वो केल्विन है, और इसकी जो मूल मात्रक है इसका प्रतीक जो है वो कैपिटल के है। इसी तरह से कंप्लीट करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पदार्थ की मात्रा वो भी उष्मागतिकी में महत्वपूर्ण है, उसका राशि प्रतीक इटैलिक एन है, उसका विमा प्रतीक कैपिटल एन है, उसका एसआई मूल मात्रक मोल है, और उसको लिखते समय स्मॉल कैरेक्टर्स में MOL लिखेंगे। और ज्योति तीव्रता जो अंतिम सातवीं मूल राशि है, इसका राशि प्रतीक कैपिटल इटैलिक आई है, लेकिन वो धारा में तो इटैलिक आई विद सबस्क्रिप्ट V है, और विमा प्रतीक जो है वो कैपिटल J है, और इसके मूल मात्रक का नाम कैंडेला है, और इसको जो हम लिखेंगे वो CD स्मॉल लेटर्स में हम लिखेंगे। आगे हम चलते हैं कि लंबाई के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो लंबाई जैसा अभी तक स्पष्ट हो गया कि लंबाई की जो हमारा मूल मात्रक है वो मीटर है, और उसका मात्रक का प्रतीक है वो स्मॉल m है। अब मीटर की परिभाषा देना आवश्यक है, हर जो इस तरह का मूल मात्रक है उसकी परिभाषा देना आवश्यक होता है। प्रारंभ में एक मीटर को इस आधार पर परिभाषित किया गया कि ये माना गया कि पृथ्वी के ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 10,000 किलोमीटर है, और अगर ये दूरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच 10,000 किलोमीटर है तो इसका 10,000वां हिस्सा जो है वो 1 मीटर कहलाएगा। ये परिभाषा सबसे पहली परिभाषा मीटर की, मानक मीटर की अपनाई गई, लेकिन ये परिभाषा आप जानते हैं कि व्यवहारिक तौर के ऊपर उचित नहीं है, क्योंकि एक तो शुद्ध मापन संभव नहीं है ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी का। इसलिए इन व्यवहारिक कारणों से इस पृथ्वी मानक को छोड़ दिया गया और एक नया मानक अपनाया गया। इस नए मानक में जो पेरिस के निकट अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है के कार्यालय में जो एक प्लैटिनम इरेडियम बार रखी हुई है, उस बार के ऊपर दो उत्कीर्णमहीन रेखाओं के बीच की दूरी को 1 मीटर परिभाषित किया गया, बशर्ते ये दूरी 0 डिग्री सेल्सियस पर नापी जाए। यहाँ पर तापक्रम का महत्व है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उन दो उत्कीर्णमहीन रेखाओं के बीच की दूरी को हमने 1 मीटर परिभाषित किया है, क्योंकि हम जानते हैं और उष्मागतिकी में हम इसका अध्ययन करेंगे कि जो वस्तुएं होती हैं, चाहे जो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इनका तापक्रम बढ़ने पर प्रसार होता है, अर्थात उनके आयतन में यानी उनकी विमाओं में वृद्धि होती है, लंबाई वाली विमाओं में। तो जो विमान में लंबाई जब परिवर्तित हो जाती है तो लंबाई का मानक अगर इस तरह की बार पर स्थित दो उत्कीर्ण रेखाओं की दूरी के आधार पर लिया गया है
तो तापक्रम को भी नियत करना आवश्यक होगा, जो इसमें किया गया। इसके बाद ये पाया गया कि ये भी जो कारण है, इन कारणों से ये माप परिभाषा भी उचित नजर नहीं आती है। तो 1960 में हमने एक नई परिभाषा को स्वीकार किया और उसमें ये लिया कि 1 मीटर की परिभाषा जो है वो क्रिप्टन 86 के द्वारा जो एक मोनोक्रोमेटिक जो रेखा उत्सर्जित की जाती है नारंगी लाल रंग के प्रकाश की, उस रेखा के जो प्रकाश है उसके तरंगदैर्घ्यों के रूप में हमने इसको परिभाषित किया और ये माना कि 1 मीटर में 1650763.73 जो तरंगदैर्घ्य आएंगी, यानी हमने ये माना कि इस बराबर तरंगदैर्घ्य की संख्या के बराबर 16,50,763.73 तरंगदैर्घ्यों के बराबर जो है 1 मीटर होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऐसी अजीबोगरीब संख्या को चयन क्यों किया गया? इसका चयन करने का कारण यही है ताकि पहले से जो मीटर प्रचलन में था उसके निकट ही हम रहें और इसलिए ये फ्रैक्शन के अंदर जो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित होती है, जो 6058 के आसपास नैनोमीटर का एंगस्ट्रॉम के करीब जो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित होती है, उसकी इस संख्या के रूप में ही किया गया। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि ये परिभाषा भी अब बदल दी गई और जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि सारी परिभाषाएं अब हमने भौतिक स्थिरांकों के रूप में कर दी। जो भौतिक फिजिकल कांस्टेंट्स है और उनमें से जो महत्वपूर्ण फिजिकल कांस्टेंट है, एक प्रकाश का निर्वात में वेग। प्रकाश का निर्वात में वेग इवन हम जब चर्चा करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, यानी आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सापेक्षता सिद्धांत की, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत की, तब भी यह स्पष्ट होगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता है। तो अगर हम निर्वात में प्रकाश के वेग को मान लें और अगर हमारे पास 1 सेकंड की परिभाषा हो, जो अभी मैंने यहाँ नहीं दी है लेकिन 1 सेकंड की एक निश्चित परिभाषा हो, तो हम उसके आधार पर मीटर को 1 मीटर को परिभाषित कर सकते हैं। तो मीटर की जो वर्तमान मानक परिभाषा है वो उसी पर आधारित है कि मीटर को सेकंड के मानक परिभाषा प्राप्त होने के बाद इस तरह से परिभाषित किया जाएगा कि मीटर जो है वो इस तरह से हो कि अगर हम निर्वात में प्रकाश का वेग नापें तो उसका मान 299792458 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त। ये संख्या पूरी जो संख्या है एक तरह से ये प्राकृतिक संख्या है मीटर प्रति सेकंड इकाई के अंदर, और ये मान हम c का ले रहे। ये प्रकाश के वेग का जो मान चयन करने का आधार यही है कि आज के समय में जो तकनीक हमारे पास है, जो उपकरण हमारे पास है, उनके आधार पर प्रकाश की गतिकी का शुद्ध मापन, सटीक मापन, एक्यूरेट मापन, प्रिसाइज मापन संभव है और इसीलिए उसको आधार बनाया गया है। अब ये बात जरूर है कि जब हम व्यवहारिक तौर पर प्रकाश के वेग का हमारे सामान्य व्याख्यान के अंदर जिक्र आएगा तो मान को सरलकृत करके भी हम काम में ले लेते हैं गणना करने के लिए, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट या जस्ट समझने के लिए की गई गणनाएं है। और तब हम कह देंगे कि प्रकाश का वेग जो है c वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर देखें तो ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, ये एग्जैक्ट है 2.9979248 मीटर प्रति सेकेंड। और क्योंकि प्रकाश का वेग का मान काफी सटीक प्राप्त है तो इसके सार्थक अंक जो हैं वो काफी हैं, जैसे उसमें परिभाषा में स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन सार्थक अंक क्या होते हैं और उनका क्या महत्व है राशियों के संदर्भ में, इस पर हम चर्चा बाद में व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान में नहीं, आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। अब हम ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक भौतिकी के अध्ययन अध्यापन में हमें अन्य प्रचलित राशियों का भी प्रयोग करना पड़ता है और भौतिकी के हर विद्यार्थी को इसलिए अन्य प्रचलित राशियों का भी ज्ञान होना चाहिए और अन्य प्रचलित राशियों के साथ उनका रूपांतरण कैसे मीटर में किया जाएगा उसके सूत्र भी उनको ज्ञात होने चाहिए और उनका सूत्र का प्रयोग करना भी उन्हें आना चाहिए। तो जैसे मैंने 5 फीट 7 इंच लिखा था, इस 5 फीट 7 इंच को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है या मीटर में कैसे बदलना है, तो इसके लिए हमें जो कन्वर्जन फार्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, जैसे कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर या 0.0254 मीटर,
ये के बराबर होता है, इस सूत्रों का हमें इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर मैंने कई प्रचलित जो मुझे आवश्यक लगी उनका हमने जिक्र किया है। यार्ड का जिक्र किया है, यार्ड के टर्म में भी बाद में फिट को परिभाषित किया गया था कि एक फिट जो है वो एक यार्ड का 1/3 हिस्सा होता है। माइल, नॉटिकल माइल, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। एक फर्मी डिस्टेंस जो है जिसमें कि नाभिक की जो आकार होता है, फर्मी के डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक फर्मी 10⁻15 मीटर को कहते हैं। एक लाइट ईयर, एक पारसेक और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इस तरह की इकाइयां जब एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स की हम चर्चा करेंगे तब ये इकाइयां और ये जो मात्रक है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और कई बार जो भौतिक राशियां हैं जिनकी विमान लंबाई की है उनका मान जो है इन मात्रकों के संदर्भ में बताया जाएगा या प्रकट किया जाएगा। और तब आपको अगर हमारा जो मूल व्यवस्था है जो मात्रक की एसआई की उसमें इसको समझना है तो उसमें रूपांतरित करना आवश्यक होगा। लेकिन एसआई मात्रक में क्योंकि जो इन राशियां है लंबाई है इसकी जो संभावित मान है उसकी परास बहुत बड़ी है, इसलिए हमें आगे नए प्रीफिक्स भी तय करने होंगे। लेकिन प्रीफिक्स पे आने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक साधारण सा प्रयोग आप जरूर करें। ट्रिपल ए बैटरी बाजार में मिलती है और ये जितनी भी ट्रिपल ए बैटरी होती है सभी की साइज एक ही होती है जो पूर्व निर्धारित है। और उस पूर्व निर्धारित साइज का मापन आप जो आपके पास फिट स्केल हो या 6 इंच वाली स्केल हो या मीटर स्केल हो उसके जरिए आप कर सकते हैं। हर ट्रिपल ए बैटरी की जो साइज है वो इस तरह से होती है कि उसकी लंबाई 1.75 इंच या 44.5 मिलीमीटर होती है और उसका जो डायमीटर है जो व्यास है वो 10.5 मिलीमीटर या 0.41 इंच होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अन्य राशियां जिनके की नाम अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि डायमीटर तो लंबाई नहीं है, ये गलत चिंतन होगा कि डायमीटर लंबाई नहीं है। ये जो भी लंबाई की मापन के स्तर में मैं जानकारी आपको दे रहा हूं वो उस हर भौतिक राशि के लिए उपयोगी होगी जिसकी विमान लंबाई की विमा है, विमान लंबाई की है। डायमीटर शब्द अलग है लेकिन इसकी विमान लंबाई की है। ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, परिधि हो, सरकमफरेंस, पेरीमीटर या किसी कर्व की लंबाई हो या तय की कोई दूरी हो, इन सब की विमा जो है वो लंबाई है। तो जो चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं वो इन सब तरह की राशियों को व्यक्त करने में अति महत्वपूर्ण होगी, इस बात का ध्यान रखें। और अब मैं आता हूं एसआई प्रीफिक्स पर। एसआई प्रीफिक्स का बहुत महत्व है क्योंकि परास बहुत अधिक है। जो लंबाई के विमा रखने वाली राशियों का मापन किया जाता है तो उनके मान में परास अधिक होने से, रेंज अधिक होने से हम जो राशियां 1 मीटर से बहुत बड़ी हैं उनको व्यक्त करने में अगर मीटर का प्रयोग करते हैं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमें ये उचित लगता है कि कुछ प्रीफिक्स तय किए जाए। और वो प्रीफिक्स हमने केवल मीटर के लिए या लंबाई के लिए तय नहीं किए हैं, ये एसआई प्रीफिक्स सभी मूल राशियां और सभी व्युत्पन्न राशियों के साथ काम में ले जाएंगे। तो वर्णन मैं आज कर रहा हूं लेकिन आने वाले पाठ्यक्रम में नई नई राशियों का हम परिचय प्राप्त करेंगे, उन सभी के लिए भी इन्हीं एसआई प्रीफिक्स का प्रयोग हम करेंगे। ये प्रीफिक्स इस तरह से है कि अगर फैक्टर 10⁻24 का है तो उसको योटा कहा जाता है और उसका संकेत जो है वो कैपिटल वाई है। 10⁻21 को जेटा और संकेत कैपिटल जेड, 10⁻18 को एक्सा और संकेत कैपिटल ई, 10⁻15 को पेटा और संकेत कैपिटल पी, 10⁻12 को टेरा और संकेत कैपिटल टी, 10⁻9 को गीगा और संकेत कैपिटल जी, 10⁻6 को मेगा और संकेत कैपिटल एम, 10⁻3 को किलो, लेकिन यहां पर कैपिटल के नहीं काम में लेना है, स्मॉल के, संकेत स्मॉल के किलो के लिए, और 10⁻2 और 10⁻1 हेक्टो और डेका ये ज्यादा काम में नहीं लिए जाते हैं, फिर भी यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है इस स्लाइड के अंदर। और इनके महत्व को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमें देखना हो कि गूगल एक दिन में कितना डेटा प्रोसेस करता है। जो डेटा है जो कंप्यूटर प्रोसेस करते हैं या सर्वर प्रोसेस करते हैं वो बाइट्स में व्यक्त किया जाता है, बाइट उनका मात्रा एक तरह से मान ले। तो गूगल जो डेटा प्रोसेस करता है एक दिन में वो है 20 पेटाबाइट्स। तो ये पेटा जो एसआई प्रीफिक्स हमने काम में ले रहे हैं यहाँ पर और जो उपयोगी साबित हो रहा है, एक पेटा का अर्थ है 10⁻12, अर्थात गूगल एक दिन में
20 इंटू 10⁻12 डेटा प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से बाजार में अगर आप आज की तारीख में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो हैं, डिवाइसेस में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स परचेज करना चाहेंगे जो कंप्यूटर्स के साथ, लैपटॉप के साथ इस्तेमाल होती हैं स्टोरेज के लिए, तो आप देखेंगे कि जो उपलब्ध है बाजार में उनकी साइज गीगाबाइट और टेराबाइट के अंदर अभिव्यक्त की गई है। और टेराबाइट का मतलब हो गया 10⁻12 बाइट और गीगाबाइट का मतलब हो गया कि 10⁻9 बाइट, और टेराबाइट गीगाबाइट से 1000 गुना बड़ी है। तो इसलिए तुलनात्मक करते समय आपको इस प्रीफिक्स का सही जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा आप गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि 512 गीगाबाइट 1 टेराबाइट से बड़ा होना चाहिए क्योंकि संख्या 512 है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा गीगाबाइट जो है वो 10⁻9 को बताता है बाइट्स में, और जो टेराबाइट है वो 10⁻12 बाइट्स को बताता है। इसी तरह से आप देखते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर्स की जो स्पीड होती है उनका वर्णन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में किया जाता है, और इसलिए मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, इनको भी व्यक्त करने के लिए मेगावाट और गीगावाट का प्रयोग किया जाता है। भारत में ज्यादातर जो पावर स्टेशन हैं उनकी जो क्षमता है मेगावाट में कितनी है, इसकी जानकारी बड़ी सुलभ है और आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे लक्ष्य यह है कि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो कितना बढ़ा है गीगावाट में, ये भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपने ये भी महसूस किया होगा कि किलो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम दो शहरों के बीच में, यहाँ तक कि गांवों के बीच के ये दूरी जो है वो किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर ये मान जो है हमें लगता है कि समझने में आसानी होगी अगर हम SI प्रीफिक्स किलोमीटर का इस्तेमाल करें। अब मैं कुछ उदाहरण लेना चाहता हूं ताकि आपको इन महत्व को और आगे समझने के लिए स्पष्ट रहे कि ये लंबाइयां जो हैं, जो राशियां जिनकी की विमा लंबाई की है और जिनका मान जो है संख्यात्मक मान है 1 मीटर से अधिक है, उसका जिक्र मैंने इस स्लाइड में किया है। जैसे कि मेरी लंबाई, ऊंचाई जो है वो 1.70 मीटर है, 1.7 मीटर। हाइट ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। हाइट ऑफ एफएल टावर 300 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो किलोमीटर में व्यक्त करनी होगी, 8.848 किलोमीटर। LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, जो सबसे एडवांस प्रयोग, जो सबसे बड़ा प्रयोग आज के समय में भौतिक शास्त्र का सबसे बड़ा प्रयोग जो हुआ, उसका नाम है LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्टोरेज रिंग जिसमें कि कोलिजन कराया गया पार्टिकल्स का, वो रिंग का जो सरकमफरेंस है वो 27 किलोमीटर के बराबर थी। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में गुजरती है, और इसकी जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर है। डायमीटर ऑफ मून जो है ये 3.48 मेगामीटर यानी मिलियन मीटर्स के बराबर है, एक तरह से कह सकते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी मिलियन मीटर्स में या मेगामीटर्स में व्यक्त की जा सकती है। और अर्थ और मून के बीच में जो दूरी है वो भी मिलियन मीटर्स में 384.4 मिलियन मीटर की है। तो चंद्रयान से जब यात्रा करते हैं तो आप इतनी बड़ी यात्रा संपादित करते हैं। लेकिन इससे भी बड़े, गीगामीटर से भी बड़े कई मान हैं जो हमारे चर्चाओं में, वैज्ञानिक चर्चाओं में, हमारे दैनिक जीवन में जो उल्लेख मिलते हैं उनमें आते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि सन की जो त्रिज्या है वो 1.39 गीगामीटर है, और सन की हमसे जो दूरी है वो 150 गीगामीटर के तुल्य है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्बिटल डिस्टेंस प्लूटो और सन के बीच में वो 5.9 टेरामीटर है। लेकिन जो आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी आपको लग सकती है वो ये है कि हमारे शरीर में जो DNA पाया जाता है, अगर वो सारे हमारे सेल में से DNA निकाल लिया जाए और उसको सीधा कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए, कॉइल्ड होता है लेकिन उसको सीधा कर दे, तो उसकी जो चेन बनेगी, उसकी जो लंबाई है वो 200 टेरामीटर में 200 इंटू 10⁻12 या 2 इंटू 10⁻12 टेरामीटर के बराबर होगी। और इसी तरह से अन्य जानकारी है। सबसे बड़ा जो मान यहाँ पर लिखा गया है वो मान है कि जो नवीन सिद्धांत है, जो कॉस्मोलॉजी का, बिग बैंग थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, महाविस्फोट का सिद्धांत, उस सिद्धांत के आधार पर जब हम मापन करते हैं तो जो अनुमान हम मान सकते हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के दूसरे छोर की जो दूरी है वो 440 योटा मीटर यानी 440 इंटू 10⁻24 मीटर के बराबर है। ये बड़ी बड़ी लंबाइयां के जहाँ संख्यात्मक मान बहुत बड़े हैं उनका जिक्र था।
लेकिन कभी इन मान जो है संख्यात्मक वो बहुत छोटे भी होते हैं, 1 मीटर की तुलना में छोटे, और उसके बहुत छोटे छोटे हिस्से के तुल्य होते हैं। इसलिए एसआई प्रीफिक्स में हमने छोटे जो मान है, फैक्टर्स जो हैं, उनके लिए भी हमने एसआई प्रीफिक्स तय कर रखे, और इनकी जानकारी भी आपको होना आवश्यक है। देसी 10⁻⁻1 जो 10वां हिस्सा है, और 100वां हिस्सा 10⁻⁻2 सेंटी कहलाता है। सेंटीमीटर आप समझ जाते हैं, 1 मीटर का 100वां हिस्सा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, बट 10⁻⁻6 का जो प्रीफिक्स है उसको हम माइक्रो कहते हैं, और इसका सिंबल जो है ग्रीक कैरेक्टर म्यू है, मिली का स्मॉल m है, और सेंटी का c है, और डेसी का d है। इसी तरह से आगे चले तो 10⁻⁻9 नैनो का संकेत है n, 10⁻⁻12 पिको का संकेत है p, और 10⁻15 फेम्टो का f, 10⁻18 एटो का a, 10⁻21 जेप्टो का z। ये सभी स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, मैंने नहीं बताया लेकिन सभी स्मॉल कैरेक्टर्स में है, और 10⁻24 योक्टो y स्मॉल में। तो अगर y स्मॉल है तो 10⁻24 है, और y कैपिटल है तो 10⁻+24 है। इसलिए आप इस बात के महत्व को समझ चुके होंगे कि भौतिकी में किसी भी संख्यात्मक राशि, किसी भी राशि का वर्णन करते समय, उसका मान लिखते समय इन सब बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आपने स्मॉल y की जगह कैपिटल Y लिख दिया तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी, और इसलिए इन चीजों से परिचय प्राप्त करना और इनको अनुभव में काम में लेकर के, अभ्यास में काम में लेकर के इनकी जानकारी को एक तरह से कंठस्थ कर लेना भौतिकी के अध्ययन में अत्यंत ही आवश्यक है। फिर इन प्रीफिक्स के महत्व को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं कि फेम्टोलेजर जिसे कहते हैं, आंख में आपको अगर दिखाने में जो नंबर है दूर का दिखाई साफ नहीं देता है, तो इस प्रकार के विजन के करेक्शन करने के लिए भी आजकल सर्जरी होती है, लेजिक सर्जरी, और इस लेजिक सर्जरी में फेम्टोसेकंड लेजर काम में ली जाती है। फेम्टोसेकंड लेजर का जो पल्स का टाइम ड्यूरेशन है वो फेम्टोसेकंड यानी 10⁻⁻15 सेकंड के ड्यूरेशन का जो है वो है। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रचलित शब्द है, आज के समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इस तकनीक के विकास से आने वाला हमारा समय निर्धारित होगा, हमारा भविष्य निर्धारित होगा। नवीन खोजें इस क्षेत्र में बहुत अधिक हो रही हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि नैनो स्केल के ऊपर मैनिपुलेशन किया जाए, और नैनो स्केल का अर्थ हुआ 10⁻⁻9 मीटर। और एक परमाणु जो है इससे छोटा होता है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में अगर परमाणु संरचना में बदलाव लाते हैं तो ये एक नैनो टेक्नोलॉजी का विषय हो जाता है। और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हम बाद में बहुत अग्रिम स्तर पर इस व्याख्यान श्रृंखला में अवश्य करेंगे। इसी तरह से जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में काम में ले जाते हैं, उनमें जो डोपिंग की जाती है, उस डोपिंग का स्तर जो है वो माइक्रोन लेवल का है, और इसीलिए इनका नाम माइक्रो प्रोसेसर रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनकी साइज जो है वो माइक्रोन ऑर्डर की है, और वो माइक्रोस्कोप जो उपकरण है उसी में इसलिए दिखाई दे सकते हैं। ये भी आजकल के समय में वैक्सीन का दौर चल रहा है, तो वैक्सीन जो डोज होती है उसकी जो मात्रा आपको दी जाती है वो मिलीलीटर में व्यक्त करते हैं, और मिलीलीटर इसलिए क्योंकि मात्रा लीटर से काफी कम होती है। लीटर से आप परिचित ही हैं, लीटर एक प्रचलित इकाई है आयतन की, ये एक ऐसा इकाई नहीं है, लेकिन यहाँ मिलीलीटर का मैंने उल्लेख इसलिए किया है कि चाहे प्रचलित इकाई हो चाहे एसआई इकाई हो, एसआई प्रीफिक्स का इस्तेमाल हमारे वर्णन को सरल बनाता है, और इसका इस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिए। उदाहरण भी ले लेते हैं कि कुछ नैनोमीटर से जो छोटी चीजें हैं उनका वर्णन इस टेबल में किया गया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जिन एक्सपेरिमेंट्स का वर्णन शुरू में जो एंट्रीज में किया गया है उसके बारे में शायद आप ज्यादा नहीं जानते हैं, और उसलिए उन बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन क्वांटम स्कैटरिंग के बारे में आपने सुना होगा, और क्वांटम स्कैटरिंग में से संबंधित एक पैरामीटर है क्वांटम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटी राशि है, संख्यात्मक राशि है इसका मान, और ये है 2.43
पिकोमीटर, यानी 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। कुछ और राशियां जो नैनोमीटर से छोटी हैं उसका भी मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, ताकि आपको नैनो और इन शब्दों का जो प्रीफिक्स है इनका महत्व समझ में आ जाए। जो वायरसेस हैं, जैसे टोबैको मार्बल एक वायरस है, इसकी जो लंबाई है 18 नैनोमीटर है। इसकी जो लंबाई वाली विमा है, इसमें अगर इसका मापन करें तो 18 नैनोमीटर है। इसी तरह से कोरोना वायरस जो है ये 65 to 125 नैनोमीटर, और HIV वायरस 120 नैनोमीटर। तो आप देख रहा है कि अब क्योंकि हमारे पास ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं, तो हम इनकी इमेजिंग नैनो टेक्नोलॉजी में जो उपकरण काम में ले जाते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। ग्राफीन की मोटाई पिकोमीटर के ऑर्डर की होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 700 पिकोमीटर लंबाई का होता है। ये सब महत्वपूर्ण है। साथ ही आगे हम प्रकाश का विशेष अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि प्रकाश की तरंगें नैनोमीटर में व्यक्त करना ज्यादा उचित होगा। यद्यपि बहुत सारी किताबों में प्रकाश की तरंगें का वर्णन जो है वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, और एक एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर से भी 10 भाग छोटा है। तो जिससे मैं 400 नैनोमीटर कह रहा हूँ, वो मान एंगस्ट्रॉम में 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसका जिक्र आगे आएगा। तो इसके साथ ही वो भी साइज जो कि नैनोमीटर से तो बड़ी है, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड की साइज से छोटी है। क्रेडिट कार्ड बहुत पतला होता है, आप जानते हैं। और जैसे कि पानी की जो बूंदें, जो हमारे कोहरा छा जाता है, जो उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं, उनकी जो व्यास मान लें या त्रिज्या मान लें, वो माइक्रोन कोटि की होती है, 10 माइक्रोन के आसपास की। विड्थ ऑफ द फाइबर है जो सिल्क फाइबर, वो भी 10 to 50 माइक्रोन का होता है। हमारे बाल जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में मोटाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन 17 to 180 माइक्रोन के बीच में होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कॉर्निया की जो थिकनेस है वो भी 560 माइक्रोन कोटि की होती है, और थिकनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड 760 माइक्रोन कोटि की होती है। तो जो लंबाई है वो एक भौतिक राशि है, एक विमा को निरूपित करती है। कई राशियां हो सकती है जो उनकी विमा लंबाई हो सकती है, उनके संख्यात्मक मान की बहुत बड़ी परास हो सकती है, लेकिन SI प्रीफिक्स और SI मात्रकों के आधार पर इस प्रकार की राशियों का वर्णन आसानी से किया जा सकता है जिनकी की विमा लंबाई है। अब एक बार वर्णन में कभी कभी ये भी काम में लिया जाता है, और अब बहुत अधिक हम पसंद करते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन का इस्तेमाल किया जाए किसी भी राशि के संख्यात्मक मान को बताने के लिए। ये एक विशिष्ट पद्धति है, और इसलिए इससे परिचय प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक है। इस अंकन में प्रत्येक संख्या को A into 10⁻⁵ में व्यक्त किया जाता है, यानी इस वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन का आधार बेस जो है वो 10 है, और किसी भी संख्या को A into 10⁻⁵ में लिखेंगे। A पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, B पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है जिसमें A है -5.7429 और B है -3, तो इसलिए मैंने संख्या को लिखा है -5.7429 इंटू 10⁻⁻3। और ये उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं वैज्ञानिक संकेतन को समझने के लिए। दशमलव के बाईं तरफ -5 लिखा हुआ है, इसको गुणांक कहेंगे, और दशमलव के दाईं तरफ जो लिखा हुआ है उसको मेंटेसा कहेंगे, और जो 10 की जो पावर है उसको हम घातांक कहेंगे। तो गुणांक -5 है, मेंटेसा 7429 है, आधार 10 है, और घातांक 3 है। लेकिन वर्णन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि घातांक 0 नहीं हो, क्योंकि किसी पर भी अगर घातांक 0 हो जाता है तो वो इकाई बन जाता है। तो घातांक 0 के अलावा कोई पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए। आधार हमेशा 10 रहेगा। गुणांक इस तरह से चयनित किया जाएगा कि गुणांक का मान जो है वो उसका जो साइन भूल जाए हम, यानी मॉडुलस जो है गुणांक का मॉडुलस 1 से या 1 के बराबर या 1 से अधिक होना चाहिए, और 10 से कम होना चाहिए, ये शर्त रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको अगर हम लिखते हैं -7.429 इंटू 10⁻⁻4, तो ये उचित वैज्ञानिक संकेतन नहीं होगा। मेंटेसा का प्रयोग और निर्धारण उस आधार पर किया जाता है कि कितने सार्थक अंक मापन में है। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जब मापन पर मैं व्याख्यान दूंगा तब हम चर्चा करेंगे। मापन के सटीक होने में, प्रिसीजन में, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर पर
हम विस्तृत चर्चा बाद में सभी राशियों के लिए जो मान्य होंगी वो करेंगे। आज के व्याख्यान में वैज्ञानिक संकेतन को भी हमने प्रयोग में लेने की मैं आपको कहूंगा, क्योंकि इससे जो है जानकारी एक सरल रूप में, वैज्ञानिक रूप में समझी जा सकती है किसी भी भौतिक राशि के बारे में। इस व्याख्यान के अंतिम समय में मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जहां तक लंबाई विमा रखने वाली किसी भी राशि के मान की बात है, न्यूटोनियन भौतिकी में कोई सीमा नहीं है। इसका मॉडुलस जो है वो 0 से लगाकर अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है न्यूटोनियन भौतिकी के आधार पर। लेकिन आधुनिक भौतिकी के जो सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत है या कॉस्मोलॉजी के जो बिग बैंग थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी है, उनके आधार पर हमें पता चलता है जो आगे आएगा। लेकिन आपकी जानकारी में पहले से रहना चाहिए कि हम प्लांक लेंथ से, प्लांक लंबाई से किसी भी छोटी लंबाई का कोई महत्व भौतिक विज्ञान में नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति के नियम ये बताते हैं कि इस लंबाई से छोटी लंबाई की जानकारी प्रकृति के नियमों के अनुसार मानव प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो प्लांक लंबाई जो है 1.616 × 10⁻⁻35 मीटर, इससे छोटे मान का कोई महत्व भौतिकी में, आधुनिक भौतिकी में नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़ा मान देखें तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जो जानकारी हमें मिल सकती है, जो परीक्षण हम कर सकते हैं, वो ब्रह्मांड तक सीमित है। और इस अवलोकनीय ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड प्रयोगों में अवलोकनीय है, या अवलोकन से मतलब आंख से दिखाई देने वाला नहीं है, जो ब्रह्मांड प्रयोगों में अवलोकनीय है, उस ब्रह्मांड का व्यास 880 योटा मीटर है। यहाँ मेरे से एक त्रुटि हो गई है स्लाइड में, आप इसका संशोधन कर लें। ऐसी त्रुटि कई बार लिखते समय, टाइप करते समय हो जाती है, और ये मान होना चाहिए 8.8 × 10⁻26 मीटर, यानी घातांक को 24 की जगह 26 करके आप संशोधित कर ले। और ये जो त्रुटि जो मेरे से हुई है वो आगे भी रिफ्लेक्ट हो गई है, तो 59 को 61 से रिफ्लेक्ट आप चेंज कर लें। तो इस घातांक में त्रुटि कर लें। भविष्य में जब भी मैं ये लेक्चर पुनः रिकॉर्ड करके सेम स्लाइड्स के आधार पर प्रस्तुत करूंगा तो मैं अपने स्तर पर संशोधित कर दूंगा। लेकिन मैं पुनः आपको बता दूं कि यहाँ पर 24 की जगह पर हमें लिखना है 26, और यहाँ पर 59 की जगह पर हमें लिखना है 61। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि भौतिकी में सजग रहना बहुत आवश्यक है। और जरा सी भी चूक होती है, जैसे मेरे से त्रुटि हुई है, ऐसे आपसे भी त्रुटि हो सकती है। पर त्रुटि वैज्ञानिक चिंतन में, वैज्ञानिक दर्शन में, वैज्ञानिक विश्लेषण में स्वीकार्य नहीं है, और यथासंभव, यथाशीघ्र उसका निराकरण हमें करना। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि जहां एक सीमा है प्लैंक लंबाई से ब्रह्मांड के व्यास तक की, परास की, लंबाई की आधुनिक भौतिकी में, वहीं पर आधुनिक भौतिकी में नए नए अच्छे विचार आ रहे हैं, आकर्षक विचार आ रहे हैं, उत्तेजक विचार आ रहे हैं, जैसे मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों का होना। हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। उन ब्रह्मांडों में भौतिक विज्ञान भिन्न हो सकता है। उन ब्रह्मांडों के बारे में कल्पना जो है कॉस्मोलॉजी या भौतिक वैज्ञानिक जो है आज के समय में कर रहे हैं, उनको समझ पाना अभी हमारे समझ के बाहर है। लेकिन जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इस बात का मैं यहाँ उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप प्रेरित रहें कि भौतिकी में अध्ययन अभी शुरुआत है, बहुत कुछ अध्ययन बाकी है। मैं अपने व्याख्यान के अंत में लियोनार्डो दा विंसी का ये कोटेशन आपको बताना चाहता हूँ। The length of a man's outspread arms is equal to his height। और प्रयोग करके आप देख लें कि आपके आउटस्प्रेड आर्म्स की लंबाई कितनी है और क्या यह आपके हाइट के तुल्य है या उसी ऑर्डर या कोटि की है या नहीं है। आप अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने ये बात बहुत पहले कही है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगले व्याख्यान के अंदर जिस तरह से आज हमने भौतिक विमा वाली राशियां जिनका की विमा लंबाई है उनका जिक्र किया है, तो अगले व्याख्यान में हम समय और द्रव्यमान, टाइम और मास के बारे में चर्चा करेंगे। और ये इसलिए काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन के श्रृंखला का तीसरा भाग होगा और मेरे वीडियो व्याख्यान श्रृंखला का चौथा भाग होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो व्याख्यान श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरे व्याख्यान पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन को आप दबा सकते हैं। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरे नए व्याख्यान अपलोड करने पर ये नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।
और आप कोई भी जो इससे त्रुटि हो गई है, इस त्रुटि का उल्लेख भी मैं कमेंट्स में बाद में कर दूंगा और आप कमेंट्स से मुझे अवगत करा सकते हैं। जो कमेंट्स सभ्य भाषा में लिखे हुए होंगे और उचित होंगे उन पर मैं निश्चित अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो मेरे नाम पर ही आधारित है, ashok.nagawat@gmail.com पर मैं हर ईमेल का उत्तर दे पाने में सक्षम होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे अगर कोई आपका प्रश्न उचित लगा कि उसका उत्तर दे करके आपको किसी अन्य स्रोत की जानकारी देने से आपका हित होता है तो मैं अवश्य अपने तरफ से यथासंभव प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ने के लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।